सो क्वेश्चन पेपर में टोटल इन ऑल मिला के हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे? देयर वर 50 क्वेश्चंस इन ऑल, जिसमें से आपको कितने करने थे? 40, राइट? लेकिन ये क्वेश्चन पेपर वेरियस पार्ट्स में और वेरियस सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसका था, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 5 को आपने पढ़ा और ध्यान दिया या नहीं दिया, आई डोंट नो। इसका मतलब ये था कि लास्ट के जब 5 मिनट्स आपके पास बच रहे थे ना, उस समय जो जो क्वेश्चंस छूटे थे उनको सबको आपको आंसर कर देना था, चाहे वो आपको आता था या नहीं आता था, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। अब आपने वो अपना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके भी अगर आंसर कर दिया तो आपका, अगर सही हो जाता तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर गलत हो जाता तो मार्क्स कटते तो नहीं रहते। तो यहाँ पे सर वो हाँ बोलिए सर, वो जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे 40 करने थे, अगर 10 कर दिया, अगर वो 10 में से कोई गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग थी क्या? नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। आपका कितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग, ये साफ साफ वर्ड्स में तो लिखा है, बोल्ड लेटर्स में करके लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ मिले दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वहां पे आप क्वेश्चन तो गलती से भी छोड़ना ही नहीं होता है हमें, ठीक है? हमें टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि यार गलत हो जाएगा तो अपने मार्क्स कटेंगे, वो तो चिंता की बात ही खत्म हो गई, राइट? तो अगली बार से ये बात का ध्यान रखिएगा कि अपने को क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ग्राउंड लेवल वाले थे, इजी थे, और कुछ आप लोगों को जैसा भी रहा होगा, अभी देख लेते हैं किसके क्या सही रहा क्या गलत रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक नॉन मॉनेटरी कैरेक्टरिस्टिक है, इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड बोल रहा है तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, क्वालिटी ऑफ स्टाफ रिकॉर्ड नहीं हो सकता अकाउंट्स में, राइट? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच फैसिलिटेट्स इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, दो फर्म को या फर्म के वेरियस डिपार्टमेंट्स को वेरियस ईयर्स के परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर कब आप कर पाओगे? जब आप सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज को, सिमिलर अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करोगे। लाइक हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी होता है। अगर मैं फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता हूँ, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज किया, तो क्या मैं अब दोनों अकाउंट्स को आपस में कंपेयर कर पाऊंगा? आंसर इज नो। सो कंसिस्टेंसी अजम्पशन इसका करेक्ट आंसर था। दैट इज, अगर हमें अकाउंट्स को आपस में कंपैरिजन करना है तो हमें सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए, कंसिस्टेंसी अजम्पशन फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट which facilitates distinction between non-current and long-term and short-term liabilities। ये डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे हो पाता है? यानी कि करंट एसेट्स अलग है, नॉन करंट एसेट्स अलग है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अलग है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अलग है। ये डिस्टिंक्शन कब हम कर पाते हैं? वेयर गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है ना, इसको जब हम फॉलो करते हैं। देखिए वेजेस का आपने पेमेंट किया, तो वेजेस का पेमेंट किया तो उसको आप रेवेन्यू नेचर पे ले लेते हो, लेकिन जब आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया, आपने बिल्डिंग परचेज की, तो क्या आप बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट को उसी अकाउंटिंग पीरियड में ले लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके टोटल यूजफुल लाइफ में, वो हो जाता है नॉन करंट। तो करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो उसका आंसर होगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे ये बेस्ड रहता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर कैश। ये तो बहुत इजी था, अगर आप में से पिछले कुछ दिनों की क्लासेस में जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे वो अटेंड की थी तो आपको आता होगा। ये तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? जब उनका एक्चुअल में पेमेंट होता है। जब वो इनकर्ड किए तब रिकॉर्ड करना, वो नहीं, जैसे पेमेंट करते हैं तब रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट? और ये वाला जो अगर होता कि एक्रूअल बेसिस के लिए होता, तो एक्रूअल बेसिस में हम कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन दे आर इनकर्ड, है ना? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में व्हेन दे आर इनकर्ड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में व्हेन दे आर पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने ले ली तो क्या हो गया? और वो भी ओन यूज के लिए, तो क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गया। शुड बी क्रेडिटेड, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि क्रेडिटेड कौन से अकाउंट में होगी? तो आंसर होगा परचेजेस अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, राइट, टू परचेजेस अकाउंट। तो पूछ रहा है कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया जाएगा? तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अब क्लास में जब मैंने करवाया था तो वहां पर क्वेश्चन क्या था?
विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो ऑब्वियसली वहां तो ड्रॉइंग्स तो डेबिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया गया कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया जाएगा, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड। अब आपने मशीनरी के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज किया जाता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ही डेबिट होता है। नेक्स्ट है डेबिट मींस कि डेबिट कौन सी चीज में डेबिट होता है, एन इंक्रीज इन द प्रोप्राइटर इक्विटी, प्रोप्राइटर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में अगर कैपिटल में इंक्रीज होता है तो क्या आप उसे डेबिट करेंगे, तो आंसर इज नो। इंक्रीज इन एन एसेट, एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो क्या आप उसे डेबिट करेंगे, तो ऑब्वियसली यस डेबिट ही होता है इंक्रीज इन एसेट को। तो लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है तो वो तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन एसेट वो भी क्रेडिट होता है, तो आंसर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आता है सेल्स अकाउंट इज अ, सेल्स अकाउंट क्या है, तो सेल्स अकाउंट रेवेन्यू का एग्जांपल है, परचेजेस एक्सपेंस का एग्जांपल होता है और सेल्स जो है वो रेवेन्यू का एग्जांपल होता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग सिक्स्थ वाले में, हाँ बोलो कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? सिक्स्थ। देखिए ये तो बहुत इजी है भाई, मैंने ये करवाया भी था। हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, बिल्कुल आपका जो डाउट है मैं क्लियर करता हूँ, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, ध्यान दो। ये पूछ रहा है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीनरी पे तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, राइट। तो अब मैं दोनों ऑप्शन लेता हूँ कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हो तो क्या जनरल एंट्री होगी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो क्या जनरल एंट्री होगी, राइट। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि अगर मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं किया तो जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट, दैट इज मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट जो भी है। तो हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर मान लीजिए मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करता हूं तो मेरी जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि चाहे मैं प्रोविजन अकाउंट ओपन करूं या ना भी करूं, दोनों ही सिचुएशन में मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डेबिट कौन से अकाउंट को किया है, सो इन बोथ द सिचुएशंस आई हैव डेबिटेड द डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? और अगर आपको याद हो तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन, चाहे आप डेप्रिसिएशन चाहे आप प्रोविजन अकाउंट ओपन करो या प्रोविजन अकाउंट ओपन ना करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो अकाउंट डेबिट होना है वो, हाँ मैं अगर पूछ लेता कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा तो सिचुएशन हो जाती है कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन पूछा क्या गया है, विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो डेबिट के लिए तो फिक्स है, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन से तक हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और आप लोग मार्क्स भी अपने आप के कैलकुलेट करते जाएंगे कि कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं। कहाँ चला गया पेज, क्वेश्चन नंबर 9 से हमें लेना है। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, बैंक बनाती है, डेटर बनाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, या तो बिजनेस बोल दो या बिजनेसमैन बोल दो, अकाउंटेंट बोल दो, जो खुद का अकाउंट जिसका होता है वो बनाता है। Then bank reconciliation statement is an account or a subsidiary book or a bank column of cash book. The answer is none of the above. क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री का सिस्टम का तो पार्ट है क्योंकि इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बट जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड ऑल करके, उसका पार्ट ये नहीं होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना तो अकाउंट है, नहीं सब्सिडियरी बुक है, नहीं बैंक कॉलम वगैरह का है, ये नन ऑफ द अबव आंसर। देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कब बनाते हैं, तो आंसर होगा ऑन अ सर्टेन डेट। आप उसको जब आप चाहो बना सकते हो। इसका सिंपल मैं आंसर बताऊं तो कि जिस दिन आप अपनी पासबुक में एंट्री करवा के लाओगे और अगर पासबुक का बैलेंस आपकी कैश बुक से डिफर कर रहा है तो आप इमीडिएटली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो। आपको वीक का एंड करने की या मंथ एंड की का वेट करने की या ईयर एंड का वेट करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑन एनी ऑफ द सर्टेन डेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन विच एसेट। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज करते हैं, मशीनरी पे चार्ज करते हैं, पेटेंट्स पे भी चार्ज करते हैं। गुड्स इज द करेक्ट आंसर क्योंकि गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। नो डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट परमानेंटली डिक्रीज। आंसर होगा कि एक बार जब वैल्यू कम हो गई एसेट की तो वह टेम्परेरी नेचर की तो है नहीं, या कोई सीजन के हिसाब से नहीं कि सर्दियों में ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा गर्मियों में कम होगा, ऐसा तो है नहीं, सीजनल डिक्रीज तो है नहीं। ये तो सिंपल क्या है, परमानेंट डिक्रीज है, एक बार वैल्यू कम हो गई तो कम हो गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
देन सब्सिडरी बुक प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड कैश परचेजेस। बताइए कैश परचेजेस किस में रिकॉर्ड करेंगे आप? कल ये डिस्कस किया था हमने। ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चाहे वो परचेज ऑफ गुड्स है, चाहे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, लेकिन अगर वो कैश से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। देन आता है अ सेलर सोल्ड हिज गुड्स वर्थ ₹2000 एट ₹1800, तो लॉस में सेल किया उसने। द डिफरेंस ऑफ नहीं सॉरी सिंपली इतने दिया कि 2000 की गुड्स थी, 1800 में उसने सेल किया है, तो जो डिफरेंस है 200 रुपीज का विल बी, तो क्या किया जाएगा उसको? क्या उसको कैश डिस्काउंट मानेंगे या फिर क्रेडिट डिस्काउंट, क्रेडिट सेल्स मानेंगे या ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे या बैड डेट्स मानेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली लिखा तो नहीं है ना कि इमीडिएटली कैश पे हो रहा था इस वजह से उसने दिया, तो हम क्या मानेंगे? ये ट्रेड डिस्काउंट है कि जो वो सभी कस्टमर्स को देता होगा, ये इस तरह का डिस्काउंट है, ये मानेंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15? यस सर। अगर यहाँ पे मैं उसकी कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये लिख देता कि उसने 200 रुपीज का डिस्काउंट कैश पेमेंट की वजह से दिया है, या फिर यहाँ पे लिख देता दैट इज सेलर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तब हम मानते हैं कि कैश की वजह से ये डिस्काउंट दे रहा है तो फिर ये कैश डिस्काउंट होता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो कैश कस्टमर कैश ट्रांजैक्शंस और नॉन कैश ट्रांजैक्शन दोनों पे दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था कि कैश है या नॉन कैश, तो हम यही मानते हैं कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आता है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो नीचे चार हैं इसमें से करेक्ट हमें देखना है। क्रेडिट एंड इंक्रीज इन एसेट, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इंक्रीज इन एसेट तो डेबिट होता है। देन क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस भी डेबिट होता है। डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, ये करेक्ट आंसर होगा कि कैपिटल में अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये याद है ना आप लोग को, मैंने बताया था एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ये दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किया जाता है। मैंने क्लास में भी एरो बना के बताया था। और बाकी का रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये तीनों में अगर इंक्रीज होता है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 17, कैश बुक इज कंपेयर्ड विद, कैश बुक को किससे कंपेयर करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? तो करेक्ट आंसर इज पासबुक से कंपेयर किया जाता है। कैश बुक और पासबुक को तो आपस में कंपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। किसी भी स्टेज पे कोई डाउट लगे तो बोलना, मैं वापस एक्सप्लेन, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ अपन को ये पता करना सही कौन सा गलत कौन सा, हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी आना चाहिए, राइट? तो हमें अगर कोई डाउट लगे तो पूछना आप लोग। ये ज्यादा आगे पीछे हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 से लेना है ना हमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 सेज Mars Construction gets a contract of 500 crores to build a elevated road to be completed in 5 years. ये जो कंस्ट्रक्शन है या जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 years का है। The director of the company wants to determine profit or loss on the contract only after the completion of the contract. और ये क्या चाह रहे हैं कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि 5 years के बाद हम पता करें कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ। आइडेंटिफाई विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैव बीन इग्नोर्ड। तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने इग्नोर किया? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को इन्होंने इग्नोर किया है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने अकाउंट्स एवरी 12 मंथ्स में बनाइए। और ये क्या सोच रहे हैं? ये तो सोच रहे हैं 5 years के बाद हम बनाएंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इन्होंने इग्नोर किया है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये आप लोगों ने ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन EFGH आ गया, तो आप लोगों ने क्या किया? आपने ए ही मार्क किया ना अपने शीट्स में? अरे क्या आवाज सब एक साथ बोलोगे तो कैसे सुनाया? क्या बोल रहे हो आप लोग? सर बी किया। नहीं, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर्स, क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहा हूँ। माइक्रो कंप्यूटर्स विजयनगर, अ डीलर इन कंप्यूटर हार्डवेयर हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ फॉर 10 कंप्यूटर्स अलोंग विद एन एडवांस रिसीव। तो उसने ऑर्डर रिसीव किया और एडवांस रिसीव किया है। द फर्म मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, टू विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 50,000 बी क्रेडिटेड। तो ये जो मनी रिसीव हुआ ये एडवांस में रिसीव हुआ है, तो इसे हम कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एडवांस रिसीव्ड अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस रिसीव्ड अकाउंट, राइट? और जब बाद में फिर हम गुड्स डिलीवर करते हैं तो हम उसको आपस में एडजस्ट कर देंगे, दैट इज एडवांस रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बाद में उसको सेल्स अकाउंट से रिइंबर्स कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 आता है, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ रुपीज
कैपिटल इफ कैश ₹1000, फर्नीचर ₹1500, गुड्स ₹2000, टोटल कितना हो गया देखो, ये हो गया आपका 4500 एंड क्रेडिटर्स ₹1500। तो 4500 में से 1500 लेस करो, बचा कितना 3000। तो कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा अपना 3000। ये कौन सा आपको रूल लगाना था, एसेट्स इक्वल्स टू नहीं कैपिटल इक्वल टू, चलिए यही लेते हैं अपन, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये वाला मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये तीन आइटम तो क्या है हमारे, एसेट्स हैं। इन तीनों को ऐड करो आपस में और उसमें से क्रेडिटर की लायबिलिटी लेस कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए 3000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलिए। नो सर। No. क्वेश्चन नंबर 21, रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इन मार्च 2019। तो भाई अप्रैल का रेंट अगर आपने मार्च में ही पे कर दिया तो उसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है, रेंट पेड इन एडवांस। और जब कोई एक्सपेंस अपन एडवांस में पे करके रखते हैं तो ये हमारा एसेट हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि बैलेंस शीट में इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में पे कर दिया ना तो ये आपका एसेट हो जाता है। तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, Yes, इफ sir. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आई होप ये आपने बैंक पढ़ लिया होगा इसको। इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब बताइए पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, वो होता है अपना ओवरड्राफ्ट होता है पासबुक का डेबिट, राइट। वी विल गेट, तो हम एंड कहाँ पे करेंगे, तो अगर पासबुक के डेबिट से शुरू किया है तो कैश बुक के क्रेडिट पर खत्म करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन परचेज ऑफ एन एसेट। आपने एक एसेट परचेज किया, अमाउंट स्पेंड ऑन कैरेज। जब एसेट परचेज करते हैं हम तो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, कोई भी एडिशनल अमाउंट, एनी अमाउंट स्पेंड इन एडिशन एट द टाइम ऑफ परचेज इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट में डेबिट होगा, एसेट अकाउंट में इटसेल्फ में डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक कंपलसरी प्रोसीजर है, वॉलंटरी नहीं है कि बिजनेसमैन की इच्छा हुई तो चार्ज कर दिया, नहीं तो नहीं कर दिया, या डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ द एसेट, वो नहीं। अगर एसेट है आपने परचेज किया तो डेप्रिसिएशन तो आपको चार्ज करना ही है, इट इज कंपलसरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जर्नल इज प्रिपेयर्ड एट, जर्नल कब बनाया जाता है, डैश फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जर्नल इज प्रिपेयर्ड एट द रिकॉर्डिंग फंक्शन। आई होप आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा था, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे रिकॉर्डिंग फंक्शन इज डन आइदर इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स, है ना। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स इन दोनों में से किसी एक को करते हैं। तो जर्नल इज प्रिपेयर्ड एट द रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। देन है व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से जब मनी विड्रॉन किया जाता है, द बैंक डैश द अकाउंट ऑफ कस्टमर। अगर आपने बैंक से मनी विड्रॉ किया तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी, तो आंसर इज डेबिट। क्योंकि डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब अकाउंट से पैसा गया, तो आप मनी विड्रॉ कर रहे हो तो अकाउंट से पैसा जा ही रहा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी क्वेश्चन में? No, sir. नो सर। चलिए नेक्स्ट हमें दे रखा है, हाँ बोलिए। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, इसको थोड़ा देर करते हैं, ऑन डैश ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो रिटन डाउन वैल्यू में पे चार्ज करते हैं, क्योंकि उसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, if the machinery account has a balance of 40,000, machinery account में आपका 40,000 का बैलेंस है, accumulated depreciation 18,500, 18,500 का accumulated depreciation यानी कि provision for depreciation है, तो book value कितना होगा? तो करना क्या था, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था। 40,000 में से आपको 18,500 लेस करना था और आपके पास में कितना बच रहा है, 5 और 9 minus 8 1 and 3 minus 1 2, 21,500। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 5,000, मशीनरी की बुक वैल्यू 5,000 है। 3 ईयर लेटर द बुक वैल्यू इज 12,150।
द स्ट्रेट लाइन परसेंटेज डेप्रिसिएशन इज, अब मान लीजिए आपका जो एसेट है वो 5000 का है, ठीक है, और उस पे 3 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 1250, यानी अभी तक आपने उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया टोटल 0, 5, देन 9 - 2 7 एंड 4 - 1 3, ये 3750 का आपने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और कितने साल में चार्ज किया आपने? 3 इयर्स में चार्ज किया, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। जब 3 से आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास में कितना आता है? डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आपके पास? तो ये आपके पास 1250 क्या गया? ये 1250 एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। इस एनुअल डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना है? कॉस्ट से डिवाइड करना। कॉस्ट कितनी अपनी? 5000, और 5000 कॉस्ट से डिवाइड करके आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5000 से डिवाइड करके जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25%। इसमें कोई डाउट? समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया गया? टोटल डेप्रिसिएशन Yes, अपन sir. लगा दिया था 3 इयर्स में 3750 का, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 1250, और एनुअल डेप्रिसिएशन को आपने कॉस्ट से डिवाइड करके रेट से मल्टीप्लाई किया, 25% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन अदर डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट टू द मार्केट वैल्यू। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। भाई हम डेप्रिसिएशन को इसलिए थोड़ी चार्ज करते हैं कि हमें उसकी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना, मार्केट वैल्यू तक लाना, ऐसा कोई हमारा थोड़ी ना ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो ये 30 क्वेश्चंस तो मैंने अभी आप लोगों को करवा दी प्रैक्टिस, रिमेनिंग अभी कुछ 20 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, लेकिन टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कोई डाउट है जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनमें तो पूछ लो।